जय हिंद। आज हम पॉलिटी के भाग 3 देखेंगे जो मौलिक अधिकार है। कल हम भाग 2 देखे थे जिसमें नागरिकता था। आज हम मौलिक अधिकार देखेंगे जो भाग 3 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 12 से 35। देखते हैं अनुच्छेद भाग 3 में क्या क्या वर्णित है और इस मौलिक अधिकार में भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिया गया है। आज हम समझते हैं। पहले समझते हैं अधिकार होता क्या है। तो अधिकार किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी जो कि व्यक्ति के द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले प्रदान की गई। अधिकार का मतलब वो होता है कि अधिकार किसी व्यक्ति के राज्य के द्वारा, या राज्य का मतलब होता है देश के द्वारा आपको प्रदान की गई गारंटी है। मतलब गारंटी का मतलब काम ऐसा चीज़ है, गारंटी का अर्थ होता है कि मतलब आपको विश्वास, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। गारंटी का अर्थ ये तो होता है। और अधिकार 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं 4 प्रकार के कौन कौन अधिकार होते हैं। तो पहला है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? प्राकृतिक अधिकार की प्रकृति के द्वारा मानव और पशु दोनों को प्रदान की गई है। प्राकृतिक अधिकार मानव और प्राकृतिक दोनों को प्रदान की गई है। मानव और पशु दोनों को प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्राकृतिक अधिकारों का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। प्राकृतिक अधिकार का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। इन अधिकारों में बोलने, सुनने, देखने इत्यादि में आते हैं। मतलब प्राकृतिक अधिकार में आएगा तो बोलने के प्राकृतिक अधिकार, सुनने, देखने इत्यादि को प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या होता है? तो मानव अधिकार विश्व के सभी मानवों को यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर 1948 के द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब मानव अधिकार यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर 1948 के तहत प्रदान की गई है, जो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो यूएनओ के द्वारा। कब? 1948। किसके माध्यम से? मानव अधिकार चार्टर के द्वारा। यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर में 30 अनुच्छेद और 1 प्रस्ताव है। यूएनओ के मानव अधिकार में 30 अनुच्छेद और 1 प्रस्तावना है। उसके बाद चौथा समझते हैं मौलिक अधिकार। अधिकार में तीसरा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों और गैर नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान की जाती है। मतलब मौलिक अधिकार उस संविधान के द्वारा दिया गया उस नागरिक को दिया जाता है। नागरिक और गैर नागरिक दोनों को दिया जाता है जो इसको राज्य के विरुद्ध हो। राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं मौलिक अधिकार। ये नागरिकों के मौलिक मूलभूत विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। ये नागरिकों के मौलिक मूलभूत के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। और चौथा कानूनी अधिकार है। समझते हैं कानूनी अधिकार क्या होता है। कानूनी अधिकार किसी देश में कानून तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होता है। अतः इनकी प्राप्ति के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कानूनी अधिकार मतलब आपको कानूनी अधिकार चाहिए तो नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और नहीं आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कानूनी अधिकार के तहत नहीं आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति है और नहीं हाई कोर्ट जाने की अनुमति है। उसके बाद समझते हैं विश्व में मौलिक अधिकार का क्या इतिहास रहा। मौलिक अधिकार का इतिहास विश्व में क्या रहा और भारत में क्या रहा समझते हैं। ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों का क्या इतिहास है, पहले ब्रिटेन में समझते हैं। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को अधिकारों से लिखित दस्तावेज दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा क्या है। मौलिक अधिकार सर्वप्रथम इतिहास में 1215 में ब्रिटेन में दिया गया था। ब्रिटेन में आज भी लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। वहाँ संविधान लिखा नहीं गया। जिस तरह भारत में संविधान लिखा गया है उस तरह ब्रिटेन में संविधान नहीं लिखा गया है। और जो 1215 में किंग जॉन ने वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार दिया था वो लिखित दस्तावेज था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। उसके बाद मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है सर्वोच्च और कार्टा का अर्थ है दस्तावेज। अतः यह मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। मतलब बोलता है कि मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है कि मूल अधिकारों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। उसके बाद अमेरिका में मौलिक अधिकार का इतिहास। ब्रिटेन में देखें तो अमेरिका में देखते हैं। अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1989 को मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था।
अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1989 को जोड़ा गया था। वहाँ 1789 में हो गया था अमेरिका में संविधान लागू। आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि अमेरिका में 1789 में भारत वहाँ के अमेरिका की संविधान बन के रेडी हो गई थी और 1789 में ही वहाँ लागू कर दिया गया था। उसके बाद 4 मार्च 1989 में मौलिक अधिकार को वहाँ अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद मौलिक अधिकार को अध्याय बिल ऑफ राइट कहते हैं। मौलिक अधिकार को अमेरिकी के संविधान में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। उसके बाद अमेरिका के संविधान मौलिक अधिकारों के प्रावधान वाला विश्व का संविधान है। मतलब अमेरिका का जो संविधान है मौलिक अधिकारों के प्रावधान वाला विश्व के सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद देखते हैं फ्रांस में मौलिक अधिकार का क्या इतिहास रहा। पहला ब्रिटेन देख लिए, दूसरा अमेरिका देख लिए, तीसरा फ्रांस देख रहे हैं। फ्रांस के संविधान में 26 अगस्त 1789 में मौलिक अधिकार जोड़े गए। फ्रांस के संविधान में 26 अगस्त 1789 को मौलिक अधिकार जोड़े गए। सबसे इम्पोर्टेंट यही सब है, मतलब कब जोड़ा गया कब नहीं जोड़ा गया। इस अध्याय में नागरिक और मानव के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं। मतलब कि इस अध्याय में जैसे कि भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो उसी प्रकार वहाँ के मौलिक अधिकार के अध्याय में नागरिक और मानव के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं। इसे इंग्लिश में बी चार्टर ऑफ राइट एंड सिटीजन एंड मैन कहते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है भारत में तो 1895 में स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी। तो इसकी मांग मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में किए थे, 1895 ईस्वी में। उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। सबसे पहले 1895 में मांग की गई। 1895 में मांग की किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा उनकी एक पुस्तक थी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार को लिखित रूप में 1928 में मांग की गई थी। मौलिक अधिकार को लिखित रूप से 1928 में मांग की गई। उसके बाद आया 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 1931 में भी कब, 1931 में सरदार पटेल के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई। यह प्रत्यक्ष रूप से मांग करने लगे। उसके बाद 1934 में ही सरकार के संयुक्त समिति में मौलिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब 1934 में मौलिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया, मतलब आप लोग को मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। उस समय भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकार को प्रावधान नहीं किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं किया गया। उसके बाद आया 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों का विभाजन 2 भागों में किया। पहला मौलिक अधिकार और दूसरा डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा मौलिक अधिकार को 2 भाग में बांटा गया। मतलब अधिकार को 2 भागों में बांटा गया, एक मौलिक अधिकार और दूसरा डीपीएसपी। डीपीएसपी को हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। उसके आगे समझते हैं भारत की आज़ादी के बाद, भारत अब आज़ाद हो गया, तो भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया। यानी कि अब हम मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जगह मिल गया। उसके बाद समझते हैं तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में आपको बताएं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो समझते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार है क्या? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो अमेरिका से। पूछेगा एग्जाम में कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार भाग कितना में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 का भाग का मतलब क्या होता है? अध्याय, पार्ट, मतलब पार्ट 3 में। इसी को भारतीय संविधान पॉलिटी में इसको मतलब राज्य व्यवस्था में इसको बोलते हैं भाग।
पॉलिटी मतलब इसका लैंग्वेज होता है, पॉलिटिकल लैंग्वेज अलग होता है। और भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के पक्ष में नहीं, राज्य के विरुद्ध, मतलब आप इसको राज्य के विरुद्ध में प्रदान किए जाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहला अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12। आखिर आर्टिकल 12 में है क्या, अनुच्छेद 12 में है क्या? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के मतलब देश की परिभाषा। राज्य का यहाँ अर्थ है देश, देश। जैसे राज्य में आता है भारत सरकार, भारत सरकार मतलब राज्य हो गया। राज्य की सरकार है विधानमंडल, विधानमंडल हो गया, ये हो गया राज्य। उसके बाद सभी स्थानीय प्राधिकरण, उसके बाद अन्य प्राधिकरण। आगे समझते हैं न्यायपालिका, राज्य की परिभाषा। न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। अब आगे समझते हैं अन्य प्राधिकरण, अदर अथॉरिटी। एक केस हुआ मौलिक अधिकार के पक्ष में, एक केस हुआ। पहला केस था सोम प्रकाश बनाम भारत संघ 1981 में। मौलिक अधिकार में एक केस हुआ सोम प्रकाश बनाम भारत संघ। मौलिक अधिकार में बहुत से केसेज हुए, मतलब केस जितना वाद है मौलिक अधिकार में सब इम्पोर्टेंट वाद है। इसमें दिया गया जो भी वाद है, यानी कि जो भी भारत सरकार के पक्ष में केस हुआ है वो सभी इम्पोर्टेंट है, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं सोम प्रकाश बनाम भारत संघ मामले 1981 में क्या हुआ था। तो इसमें सरकार के संसाधन यानी कि रिसोर्सेस के बारे में बात की गई थी और सरकार की कार्यविधि में संचालित के लिए बात की गई थी तथा पूर्व इतिहास सरकार का क्या योगदान रहा उसके बारे में, जैसे कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम IFC, इंडियन फूड कॉरपोरेशन, उसके बाद भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय विमानपथ प्राधिकरण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद अब 13 समझते हैं। अनुच्छेद 13 इसके अंतर्गत राज्य के किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। मतलब अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है कि राज्य ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। मतलब कोई सरकार ऐसी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अगर ऐसी कानून को बनाता है तो इसको न्यायपालिका रद्द कर देगी। आर्टिकल 13 में ये बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 13 के सब क्लोज 1 के समझते हैं। आर्टिकल 13 के सब क्लोज 1 में संविधान से पूर्व की विधियां के बारे में प्रावधान, जैसे IPC, CRPC। पहले संविधान नहीं बना था तो संविधान के पूर्व की विधियां थी। पहले IPC चलता था, इंडियन पिनल कोड, CRPC ये सब चलता था। उसके बाद आया आर्टिकल 13 के सब क्लोज 2। तो संविधान लागू होने के बाद विधि के बारे में प्रावधान करता है। संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 13(2) में कहता है संविधान लागू होने के बाद। आर्टिकल 13(3) में क्या है? तो विधि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूटियां और प्रथाएं, ये सब आर्टिकल 13 सब क्लोज 3 के अंतर्गत आते हैं। विधि के परिभाषा के अंतर्गत आता है अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, ये आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिनेट ऑफ, समझते हैं पृथक्करण का मतलब अलग करना। यदि कोई विधि मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो उस विधि को सिर्फ वह हिस्सों को अवैध घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, संपूर्ण विधि को नहीं। मतलब कोई ऐसा कानून बना भारत में, समझते हैं पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। मतलब भारत में कोई ऐसा कानून बना जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, तो उसी अधिकार, मतलब जो भी जितना पॉइंट है उसी अधिकार को अवैध घोषित करेगा, संपूर्ण विधि को नहीं। उसमें कुछ विधि अच्छा होगी, कुछ विधि खराब होगी। तो कुछ जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध विधि होगी उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी, संपूर्ण विधि को नहीं। यही पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। उसके बाद आता है आच्छादनता का सिद्धांत।
संविधान से पूर्व की कोई विधि यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो ऐसी विधि को मौलिक अधिकार को अच्छादनता का कर लेते हैं। मतलब संविधान के पूर्व कोई ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो ऐसी विधि को मौलिक अधिकार में अच्छादनता कर लेती है। और आर्टिकल सब क्लोज 4 में देखते हैं, 13 के 4 में इस अनुच्छेद में 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम जोड़ा गया था। अनुच्छेद 13(4) में 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया था। क्या तो इसमें एक केस हुआ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में संशोधन करने की विधि को परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना। तो शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि संविधान संशोधन को विधि का परिभाषा नहीं माना जाएगा। उसके बाद देखते हैं फिर केस हुआ सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में हुआ। इसमें संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा भी नहीं माना, इसमें भी नहीं माना। इसमें भी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान में भी 1965 के जो वाद हुआ सुप्रीम कोर्ट के तहत, इसमें भी संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा नहीं माना। इसके बाद हुआ गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद 1967 में हुआ था जो सबसे इम्पोर्टेंट वाद है। गोलकनाथवाद 1967 में हुआ जिसमें संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा के अंतर्गत माना। तो दो में नहीं माना। पहला किस में नहीं माना तो पहला शंकरी प्रसाद में नहीं माना। शंकरी प्रसाद बोला कि जो जिसमें मतलब संविधान में संशोधन किया जाएगा वो विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, शंकरी प्रसाद में नहीं माना। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में भी नहीं माना, लेकिन गोलकनाथवाद में माना है कि मतलब संविधान में जो भी संशोधन होगा वो विधि की परिभाषा के अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद सरकार ने 24वें संविधान संशोधन किया 1971 में, तो उसमें अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा और जिसमें संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं माना। 13 को जोड़ा 1971 के माध्यम से, लेकिन 13(4) को विधि के अंतर्गत नहीं माना। उसके बाद हुआ 1973 में केशवानंदा भारतीवाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वाद है। केशवानंदा भारतीवाद 1973 में केशवानंदा भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को विधि नहीं माना, परंतु इसमें विधि नहीं माना परंतु मूलभूत ढांचे का सिद्धांत पेश किया। मतलब मूलभूत ढांचा जो संविधान के प्रस्तावना उसी को मूलभूत ढांचा कहते हैं, स्ट्रक्चर। वही संविधान में बोला है कि आप केशवानंदा भारतीवाद में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के कि आप संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं मानिए, विधि नहीं मानिए, परंतु मूलभूत ढांचे का सिद्धांत इसमें पेश किया गया कि मतलब मूलभूत ढांचा जो मतलब मूलभूत ढांचा के अंतर्गत ही आप इसको विधि के परिभाषा मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। मतलब उद्देश्य के प्रस्तावना के आधार पर ही देखा जाएगा कि यह विधि के अंतर्गत आता है या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद अतः संसद सरकार के संविधान में संशोधन के माध्यम से मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है। मतलब कि जो मूलभूत ढांचा जो बेस है संविधान का मेन बेसिस है उसमें सरकार उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। उसके बाद समझते हैं आर्टिकल आता है जो कुछ टॉपिक हैं। आर्टिकल का टॉपिक है 14 से 18 में आता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि फ्रीडम। उसके बाद आता है अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार यानी कि रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति एजुकेशन एवं कल्चर अनुच्छेद 29-30 के बाद आता है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि इसको रीट का भी कहते हैं, अनुच्छेद 32 को रीट संबंधी अधिकार भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। आखिर समानता का अधिकार है क्या? तो पहला टॉपिक रहेगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14 को, समानता का अधिकार है क्या। तो अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है क्या? तो विधि के समक्ष समानता, एक विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में विधि के समान संरक्षण है। तो समझते हैं विधि के समक्ष समानता क्या होता है और विधि के समान संरक्षण क्या होते हैं, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो पहले समझते हैं विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता इस सिद्धांत को ब्रिटेन से लिया गया है। अभी बोले ना विधि के समक्ष समानता भारत के संविधान में नहीं है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान में है। तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें
विधियाँ सभी के लिए समान रहेगी। सब ये ऐसा नहीं है कि हर मतलब प्रत्येक इंसान के लिए अलग अलग विधि है, ऐसा नहीं। विधि के समान समक्ष समानता मतलब सभी के लिए, सभी नागरिक के लिए समान विधियाँ रहेगी। उसके बाद एबी डायसी का सिद्धांत इसमें दिया गया है। एबी डायसी का सिद्धांत यह एक नकारात्मक सिद्धांत है। विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत नकारात्मक सिद्धांत है। उसके बाद समझते हैं विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण है क्या? तो विधि का समान संरक्षण इस सिद्धांत को अमेरिका से लिया गया है। विधि का बोले ना, विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये परिस्थिति के अनुसार न्याय देता है। विधि के समक्ष समानता में सभी के लिए न्याय समान है, लेकिन समान संरक्षण में ये परिस्थिति के अनुसार न्याय देता है। यह एक सकारात्मक सिद्धांत है, लेकिन विधि के समक्ष समानता नकारात्मक है। यह एक धनात्मक सिद्धांत है, लेकिन वो ऋणात्मक सिद्धांत है। नोट पॉइंट कुछ नोट है। मौलिक अधिकार के संकल्पना न पूर्ण होकर सहसंबंधित है। मौलिक अधिकार किसी भी नागरिक को पूर्ण नहीं दिया गया है, लेकिन सहसंबंधित दिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अपवाद है, कुछ अपवाद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता है, आर्टिकल 361 में वर्णित है। विधि के समक्ष समानता के मतलब अपवाद इसलिए दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो अगर कार्यकाल के दौरान है, कार्यकाल जो मतलब अपने पद पर जब तक बना रहेगा, उसको फौजदारी मामला में उस पर कार्रवाई नहीं चलाया जा सकता, उस पर केस नहीं किया जा सकता और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये विधि के समक्ष समानता में मतलब उसके लिए विधि के समक्ष समानता मतलब बोलता है कि भारत के सभी नागरिक को समान मतलब न्याय मिलेगा, समान उसको दंड मिलेगा। लेकिन ये दो पर लागू नहीं होता है। कौन कौन है? भारत के राष्ट्रपति, एक राज्यपाल पर, बाकी सब पर लागू होता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, भारत के मंत्री हो, या मंत्री परिषद हो, या कैबिनेट के मंत्री, सभी को गिरफ्तार किया जा सकता है, सभी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन भारत के दो ऐसे नागरिक हैं, भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति, और राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल, इस पर कभी कार्रवाई नहीं किया जा सकता या कभी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और दीवानी मामले में, ये तो फौजदारी मामले में कभी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, पर दीवानी मामले में 2 महीने का नोटिस देना आवश्यक है। ये भी अनुच्छेद 361 में वर्णित है। ये अनुच्छेद 361 में वर्णित है कि दीवानी मामले में, अगर दीवानी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को अगर गिरफ्तार करना है या उन पर मुकदमा चलाना है, तो 2 मंथ पहले उनको नोटिस देना आवश्यक है, तभी उन पर दीवानी मामले का केस या उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय का प्रत्येक न्यायालय में कोई जवाबदेह नहीं है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय के प्रत्येक न्यायालय में कोई उसका जवाबदेह नहीं है, मतलब जवाब दे सकते हैं, उसके लिए वह बाध्य नहीं है। जवाब दे भी सकते हैं और जवाब नहीं भी दे सकते हैं। संसद के सदस्यों को संसद में कही गई किसी भी बात के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, अनुच्छेद 105 में वर्णित है। मतलब संसद जो भारत के एमपी है, चाहे वो राज्यसभा के एमपी हो या लोकसभा के एमपी, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद जो हम लोग लोकसभा में उनको चुन के भेजते हैं, चाहे वो राज्यसभा के में एमपी हो या लोकसभा के एमपी हो। अगर संसद के सदस्य हैं, वो संसद में कुछ भी बात बोल रहे हैं या कुछ भी वहाँ कर रहे हैं, चाहे वहाँ बिल फाड़ दे रहे हैं या वहाँ मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए न्यायालय जवाबदेह नहीं है, उस पर नहीं कार्रवाई की जा सकती। यह अनुच्छेद 105 में वर्णित है। उसके बाद राज्य विधानमंडल के सदस्य विधानमंडल में कही गई कि किसी भी बात के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, यह अनुच्छेद 194 में वर्णित है। संसद के लिए अगर संसद कोई भी एमपी संसद भवन में बोलता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सांसद बोलता है, तो वो उसके लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। ठीक उसी प्रकार राज्य में, राज्य विधानमंडल में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसमें अगर एमएलए या एमएलसी, एमएलए मतलब मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधायक, और एमएलसी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद के विधायक होते हैं, तो वो भी अगर कोई सदन में बोलते हैं, चाहे विधानसभा में बोले या विधान परिषद में, तो उनके लिए भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 194 में किया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कैसे होता समझते हैं। तो अनुच्छेद 14 में उल्लंघन नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए किया जाता है।
और 39B और 39B और 39C हम DPSP में अगले पार्ट में देखेंगे कि आखिर DPSP में 39B और 39C कहता क्या है। तो उसके बाद 39B और C लागू होता है तो जो नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP में वर्णित है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जाता है। तो अनुच्छेद 14 को उल्लंघन करने के लिए 39B और 39C को लागू किया जाता है। ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, पर 39B और C को लागू करना जरूरी है। आगे समझते हैं। वियना समझौता 1961 के तहत कूटनीतिज्ञों को विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दे रही थी, जिसके तहत कूटनीतिज्ञ को के खिलाफ किसी भी कानूनी या फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। ये वियना समझौता 1961 के तहत संविधान में दी गई थी, जोड़ा गया है। उसके बाद समझते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? मौलिक अधिकार के एक अनुच्छेद, एक प्रत्येक अनुच्छेद है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में मौलिक अधिकार से कुछ न कुछ पूछता ही है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। 15 में अनुच्छेद में है क्या? तो अनुच्छेद 15 में राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 या 15 के सब क्लॉज 1 में ये निर्धारित किया गया है कि राज्य का, यहाँ बोले थे ना अनुच्छेद 12 में था राज्य की परिभाषा, तो राज्य का मतलब यहाँ राज्य का मतलब वो राज्य नहीं बिहार, झारखंड, यूपी ये नहीं। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से लिया गया है। राज्य का मतलब देश। देश आपको साथ न कभी जाति मतलब कास्ट, न धर्म, रिलीजियस, लिंग, जेंडर, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, मूलवंश, इससे कोई भेदभाव नहीं करेगा कि आप किस जाति से हैं, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, इसके आधार पर भी आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। लिंग, आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या जेंडर मतलब कौन सा लिंग है, इस पर भी भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान, आप किस मतलब आपका जन्म बिहार में हुआ है, झारखंड में हुआ है, या मूलवंश, आपका मतलब मूलवंश क्या है नहीं है, इसके आधार पर आपको राज्य भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 में दिया गया। जो इसका विशेष 5 है, इसका डायमेंशन 5 है। एक जाति, दूसरा धर्म, तीसरा लिंग, जन्म स्थान 4, मूलवंश 5। ये 5 में से अगर पूछेगा कि अनुच्छेद 15 में इनमें से क्या नहीं दिया गया है तो उसमें दे देगा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र नहीं है, पकड़ना है आपको। जाति एक है, एक धर्म है, दूसरा लिंग है, तीसरा जन्म स्थान है, चौथा मूलवंश है। ऐसा होना चाहिए उसमें। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2 में क्या है? राज्य और व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में दिया गया था राज्य, अब इसमें दिया गया अनुच्छेद 15 में राज्य और व्यक्ति। इसमें दिया गया राज्य और व्यक्ति। अगर आपको साथ कोई भी व्यक्ति या राज्य आपको मतलब आप नागरिक है देश को, तो आपको धर्म के आधार पर या मूलवंश के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव करता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जाने के लिए आप बाध्य हैं। वो अनुच्छेद आपको 15(2) स्वतंत्र देता है कि आप अगर इसके आधार पर आपको राज्य या व्यक्ति, 15 में था राज्य, आपको अगर 15 के तहत आप राज्य के तहत जा सकते हैं और 15(2) में राज्य और व्यक्ति दोनों के तहत जा सकते हैं। जैसे इसके लिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे दुकानें, सार्वजनिक स्थान, भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थाने में प्रवेश का भेदभाव नहीं है। आप जैसे सार्वजनिक दुकानें वहाँ पर जा सकते हैं, सार्वजनिक भोजनालय वहाँ पर जा सकते हैं, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन जहाँ सार्वजनिक मनोरंजन होता है, पार्क, उस स्थानों में आपको प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसमें आप अगर कोई आपको रोकता है तो आप अनुच्छेद 15(2) के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद पूर्णतः या अंशतः राज्याधीन से पोषित कुओं या तालाबों को सार्वजनिक समागम स्थानों से उपयोग में भेदभाव नहीं है। या मतलब पूर्णतः या अंशतः, या मतलब राज्याधीन के तहत कोई तालाब या कुआं है, उसको सार्वजनिक संगम के स्थान पर उपयोग में है तो उसको उस पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद 15 सब क्लॉज 3 में उसका अपवाद दिया गया है। 15 के और 15(2) के 15 देखिए अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 2 है तो इसका अपवाद सब क्लॉज 3 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 3 में क्या क्या अनुवाद दिया गया, अपवाद दिया गया, समझते हैं। राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। उसमें था कि मतलब 15(1) या 2 में विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन 15(3) में बोलता है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए, केवल महिला बोला है और बच्चों के लिए, इस पर आप मतलब विशेष प्रावधान राज्य दे सकता है। जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, महिला आयोग 1992,
ये अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए प्रदान की गई। उसके बाद भारतीय संविधान में फिर एक केस आया जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया, जो केस का नाम था चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। सबसे इम्पोर्टेंट वाद है चंपकम दोराई बनाम मद्रास राज्य 1951 में हुआ। इसमें बताया गया था कि राज्य के सांप्रदायिक यानी कि कम्युनियल ऑर्डर के खिलाफ चंपकम दोराई राजन ने सुप्रीम कोर्ट में वाद किया यानी कि केस किया, जिसमें अनुच्छेद 15(1) और 29 को अध्याय के उल्लंघन का हवाला दिया और राज्य अनुच्छेद 46 का हवाला दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के आरक्षण को गलत साबित कर दिया। मतलब कि चंपकम दोराई राजन सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट में केस इसलिए किया कि सांप्रदायिक यानी कि कम्युनल ऑर्डर के खिलाफ उसने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसने बोला कि 15 के सब क्लॉज 1, 29 के अध्याय के उल्लंघन का हवाला दिया और अनुच्छेद 46 को हवाला दिया कि मतलब राज्य के आरक्षण को, उसमें आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 15(1) में, जो मतलब जैसे जाति, लिंग, मूल वंश या जहाँ आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार मतलब गलत साबित कर दिया कि उसमें आरक्षण के को गलत साबित कर दिया चंपकम दोराई में। उसके बाद हुआ कि राज्य इसके विरुद्ध सर्वप्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा। फिर चंपकम दोराई राजन वाद हुआ, तो चंपकम दोराई राजन इस वाद के बाद संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 15(4) में क्या है? अनुच्छेद 15(4) में है कि राज्य एस सी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) में ये बताया गया कि राज्य मतलब देश एस सी के जो लोग हैं, जो मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, जिनको सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में करेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान भी करता है, अनुच्छेद 15(4) में। उसके बाद जोड़ा गया अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) कब जोड़ा गया? तो 93 संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से 15(5). 15(4) कब जोड़ा गया? चंपकम दोराई राजन वाद हुआ, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में संविधान संशोधन किया गया और 15(4) को जोड़ा गया। उसके बाद आया 15(5). तो 15(5) कब जोड़ा गया? तो 2005 में, 15(5) 2005, 93 संविधान संशोधन। उसमें क्या किया गया? तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST का आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया। उच्च शैक्षणिक संस्थान मतलब जैसे IIT, IAM, एम्स, इसमें मतलब जैसे CSBC मतलब सोशल एजुकेशनल बैकग्राउंड कास्ट के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। SC/ST के लिए जो इसमें जो उच्च 15(5) में ये बताया गया कि SC/ST के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थान में जैसे IITN, एम्स, IIM, ये सब में उच्च संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 15(5) में किया गया। उसके बाद हुआ अनुच्छेद 15(6). फिर संविधान में संशोधन किया गया, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया। तो उसमें जोड़ा गया आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों के लिए 10% का आरक्षण। सामान्य वर्ग मतलब EWS, इकोनॉमिकल वीकनेस सेक्शन, EWS के लिए 15(6) में फिर संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन 103वें संविधान संशोधन 2019 में संशोधन किया गया और उसमें EWS के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। मतलब आरक्षण SC/ST के पहले से था, लेकिन इसमें देखा गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े, जो सामान्य वर्ग में भी, सामान्य वर्ग मतलब जनरल बोलते हैं, जनरल लोग में भी पिछड़ा। ऐसा नहीं कि सभी जनरल मतलब अमीर ही हैं, सभी जनरल आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। तो उनके लिए EWS बनाकर इकोनॉमिकल वीकनेस सेक्शन में उनको 10% का आरक्षण दिया गया। उसके बाद जोड़ा गया, उसके बाद आया अनुच्छेद 16। समझते हैं अनुच्छेद 16 क्या है। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन या सरकारी नौकरी। अनुच्छेद 16 में बोलना है लोक नियोजन या सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए प्रावधान अनुच्छेद 16 में किया गया। आखिर 16 में क्या है उसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। जिस तरह अनुच्छेद 15 को विस्तार पूर्वक समझे, उस तरह अनुच्छेद 16 को भी विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो इसमें राज्य के अधीन किसी रोजगार के अवसर की समानता करता है। इसमें रोजगार के अवसर की समानता करता है। तो रोजगार क्या है? नियुक्ति और नियोजन के संबंध में। नियुक्ति के लिए आपका आरक्षण दिया गया है और समानता में नियोजन दिया गया। इसमें समानता क्या समझते हैं? अनुच्छेद 16(2) में क्या है?
तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, निवास के आधार पर राज्य भी किसी नागरिक को भेदभाव नहीं करेगा। ये राज्य के किसी भी नागरिक को बोल रहा है, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, निवास के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसमें मूलवंश नहीं दिया गया है, इसमें निवास दिया गया है। उसके बाद आगे दिया गया है अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(3) में क्या है? अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) को अनुच्छेद 16(3) में अपवाद बना दिया गया है। जिस पर अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) को अनुच्छेद 15(3) में अपवाद बना दिया गया था, उसी प्रकार अनुच्छेद 16(1) को और अनुच्छेद 16(2) को अनुच्छेद 16(3) में अपवाद बना दिया गया। तो इसका अपवाद क्या है? संसद विधि बनाकर निवास स्थान पर भेदभाव कर सकता है। जैसे कि आप इसको पूर्ण विस्तार पूर्वक आप समझिए। मतलब संसद इसको विधि बनाकर स्थान पर भेदभाव कर सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश, ऐसे जगहों पर अनुच्छेद 371(d) के तहत आंध्र प्रदेश लोगों के लिए विशेष प्रावधान निवास के आधार पर दिए। अनुच्छेद 371(d) में दिया कि आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय के लिए आरक्षण, लेकिन ऐसा बिहार में नहीं है। बिहार में मतलब ऐसा विश्वविद्यालय के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन संसद इसे विधि बनाकर उल्लंघन कर देता है। अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(2) को उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 16(3). तो संसद इसे विधि बनाकर भेदभाव कर सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश 371(d) के तहत आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय का आरक्षण दिया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। उसके बाद समझते हैं अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में है क्या? राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व यानी कि पर्याप्त नहीं है, जिसका विशेष प्रावधान करता है। राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया। 16(4) में कहा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करता है और पिछड़ी जातियों के बारे में पहचान करता है। पिछड़ी जाति के लिए मतलब 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग का गठन करता है और उसका पहचान दिलाता है। उसके बाद अनुच्छेद 340 के तहत प्रथम पिछड़ा आयोग का और काका कालेलकर आयोग 1953 में गठन किया। प्रथम पिछड़ा आयोग और काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया गया। उसके बाद 1955 में इस आयोग काका कालेलकर ने 1955 में अति पिछड़ा वर्ग को रिपोर्ट सौंपा और इस रिपोर्ट में सरकार में संज्ञान नहीं किया। इस रिपोर्ट पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद आया बीपी सिंह की सरकार। उसके बाद बीपी मंडल आया, तो 1979 में बीपी मंडल के आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 79 में मतलब आयोग का गठन हुआ, 80 में अपनी रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट में 3743 जातियां पिछड़ा कहा, जिसमें सार्वजनिक और शैक्षणिक आधार पर कितने कहा? देश में कितने जातियां पिछड़ी है? 3743 जातियां पिछड़ी है बीपी सिंह के रिपोर्ट के अनुसार। यही बीपी सिंह की रिपोर्ट बिहार में जाति की मतलब प्रधानता दी। बीपी सिंह की रिपोर्ट ही बिहार में जाति की प्रधानता दी। उसके बाद बीपी मंडल आयोग का रिपोर्ट 1990 में बीपी सिंह के सरकार में लागू किया गया, जो ओबीसी के 27% आरक्षण प्रदान किया। बीपी सिंह के सरकार में ही ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण दिया गया था। देखते हैं 27% सरकार के आरक्षण का भी रद्द करता है। उसके आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या क्या आगे प्रोसेस हुआ। लेकिन बीपी मंडल के आयोग जब बीपी मंडल के आयोग ने रिपोर्ट 1980 में सौंपा, तो देखा गया कि 3743 जातियां हैं जो मतलब मुख्य रूप से पिछड़ी हुई हैं। इसलिए बीपी सिंह की सरकार ने इसमें आरक्षण मतलब ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया। उसके बाद जस्ट ही संविधान के मतलब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया। उसके बाद केस हुआ, तो केस हुआ इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार संघ 1992 में। तो इंदिरा साहनी में क्या केस हुआ समझते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाद में एच.एम. कानिया ने 9 जजों का बेंच बनी। एच.एम. कानिया 9 जजेज का बेंच बनी थी इंदिरा साहनी वाद में 1992 में। इसमें जजमेंट क्या निकला? इसमें ओबीसी के आरक्षण को वैध माना। इंदिरा साहनी वाद में ओबीसी के आरक्षण को वैध माना और सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि जो 16 अनुच्छेद 16(6) में सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। सामान्य वर्ग के लिए 16(6) में 10% का आरक्षण दिया गया था।
उसको इंदिरा साहनीवाद में अवैध मान लिया, आरक्षण नहीं मिलेगा ये बोला गया। और ओबीसी के आरक्षण को वैध माना, लेकिन सामान्य वर्ग के आरक्षण को कहा है, वो जो 2019 में पेश किया गया था वो 16/6 को बोला कि इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा सामान्य वर्ग को। उसके बाद प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि प्रमोशन, जैसे कि मतलब कोई दरोगा और मतलब कोई कांस्टेबल है दरोगा बनना चाहता है तो उसको में भी आरक्षण नहीं मिलेगा, वो ओबीसी के लिए। और क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। इसमें केवल ओबीसी का आरक्षण को वैध माना, मतलब आरक्षण देना चाहिए, ऐसा नहीं कि 27% आरक्षण दे, 10% दे, 20%। और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया, मतलब आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद पदोन्नति मतलब प्रमोशन में भी आरक्षण नहीं मिलेगा, और क्रीमी लेयर को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% से अधिक का भी आरक्षण नहीं मिलेगा, ये इंदिरा साहनीवाद में बताया गया। उसके बाद सरकार की क्या कदम थी, आगे समझते हैं सरकार की कदम। सरकार ने क्रीमी लेयर को पहचान करने के लिए रामनंदन समिति 1993 में गठन किया। अब सरकार ने सोचा कि मतलब भारत में कौन क्रीमी लेयर है कौन नॉन क्रीमी लेयर है, इसको समझने के लिए रामनंदन समिति का गठन 1993 में किया। और उसके बाद भारत सरकार तथा राज्य सरकार में ग्रुप ए राज्य सरकार और ग्रुप ए के तहत आर्मी में कर्नल और उससे बड़े रैंक के अधिकारियों को सब क्रीमी लेयर के अंतर्गत माने। मतलब ग्रुप ए में राज्य उसको मतलब देश उसको मानेगा जो कर्नल और उससे बड़े रैंक के अधिकारी आते हैं वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, उससे नीचे नॉन क्रीमी लेयर। इसके लिए सरकार ने 76वें संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में 69% का आरक्षण वैध कर दिया। जब इंदिरा साहनीवाद हुआ तो सरकार ने इसको अब मतलब बोला था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, और आरक्षण को वैध माना, लेकिन पदोन्नति में नहीं बोला, इस ऐसे चीज़ों में नहीं बोला। लेकिन सरकार ने 76वें संविधान संशोधन 1994 के माध्यम से तमिलनाडु में 69% आरक्षण को वैध घोषित कर दिया। उसके बाद फिर 81वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ। तो 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया, तो इसके माध्यम से सरकार ने बैंक लोन को 50% की सीमा का उल्लंघन का प्रावधान माना। मतलब आप 50% से अधिक 50% से आप अधिक की मतलब ज़्यादा बैंक लोन लेते हैं तो उस सीमा का उल्लंघन का प्रावधान किया, इससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते। इसके माध्यम से अनुच्छेद 16(4) भी जोड़ा गया, जो वर्तमान समय में पदोन्नति के आरक्षण का प्रावधान सिर्फ SC/ST के आरक्षण के 22.5 है। केवल पदोन्नति में नहीं OBC के है और ना ही EWS के है, ना ही जनरल लोग के, केवल SC/ST के लोगों को अनुच्छेद 16(4) में 16(4) को सबको लोग बी में जोड़कर SC/ST के लिए 22.5 का आरक्षण दे दिया गया वर्तमान समय भी। और OWC और EWS कैटेगरी को पदोन्नति का आरक्षण नहीं मिलेगा, बोले कि इसमें OBC और EWS का आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद आया फिर के संविधान में केस हो गया, फिर इसमें केस हुआ देवदासन बनाम भारतवाद 1964 में। इसमें कैरी फॉरवर्ड का नियम से संबंधित है, कैरी फॉरवर्ड आगे समझें कैरी फॉरवर्ड क्या है। उसके बाद अनुच्छेद 16(5) है। अनुच्छेद 16(5) में है क्या, राज्य की धार्मिक संप्रदाय संस्थाओं में प्रबंधन के लिए विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है। मतलब इसमें ऐसा बोला गया कि 16(5) में कि राज्य किसी भी धार्मिक संप्रदाय संस्थाओं को विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मदरसा आदि में राज्य विशेष धर्म के व्यक्तियों को वरीयता दे सकता है। उसके बाद आया 16(6) में क्या है, 16(6) में इसमें 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया, जो 124वां विधेयक था। 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में 124वां विधेयक था। इसके माध्यम से EWS कैटेगरी को 10% का आरक्षण दिया गया, जो 16(6) में आपको वहीं बता दिए थे। वर्तमान समय में OBC का आरक्षण 27% है, SC के आरक्षण 15% है, ST का आरक्षण 7.5% है और EWS का आरक्षण 10% है। EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकनेस सेक्शन, जो सामान्य वर्ग में जनरल में जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 10% का आरक्षण और OBC का 27% आरक्षण है। आखिर EWS में कौन कौन आते हैं, जिनके परिवार के वार्षिक आय 8 लाख से अधिक ना हो, 8 लाख से कम आपका वार्षिक आय है तो आप EWS के अंतर्गत आते हैं। आपको 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, आपको 5 एकड़ से कम भूमि है तो आप EWS के अंतर्गत आते हैं, और 1000 स्क्वायर फीट से कम आपका आवास है तब आप EWS के अंतर्गत आते हैं। कुछ नोट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान संशोधन 334 में 70 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, परंतु सरकार ने इसे बार बार आगे बढ़ाता गया है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जनवरी 2030 तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। आरक्षण 2030 तक इस सबको बढ़ाया गया है, मतलब OBC के जो 27% आरक्षण है
और SC/ST को, SC के 15%, ST के 7.5%, और उसके बाद EWS के 10% आरक्षण है, वो 2030 तक बढ़ गया है। अब देखते हैं लोकसभा में किसका कितना आरक्षण है। SC/ST का लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। SC/ST का लोकसभा में आरक्षण 330 में है। एंग्लो इंडियन का आरक्षण 331 में है, जो वर्तमान में से निरस्त कर दिया गया है। अभी इसको रोक दिया गया है, ऐसा नहीं खत्म नहीं कर दिया एंग्लो इंडियन के, लेकिन मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन को भी बंद कर दिया गया, अनुच्छेद 331 को भी निरस्त कर रहे हैं, निलंबित कर दिया गया। उसके बाद राज्य विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल जैसे विधानसभा, विधान परिषद में SC/ST के लिए 332 में आरक्षण दिया गया है। उसके बाद आंग्ल भारतीयों के राज्य में 333 में, ये भी निरस्त कर दिया गया। वर्तमान समय में भारत के संसद में भी और राज्य के विधानसभा यानी कि राज्य के विधानमंडल में भी इसे निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत की बात करता है। छुआछूत है क्या, छुआछूत का अंत कैसे है, तो भारत के संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया, ऐसा नहीं छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, ये भारतीय संविधान में नहीं परिभाषित किया गया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जयसिंह बनाम भारत संघवाद 1976 में किया गया। इस केस में कहा गया कि अस्पृश्यता का अर्थ ऐतिहासिक बताया गया। अस्पृश्यता का मतलब ऐतिहासिक, इतिहास से ही चला आ रहा है अस्पृश्यता। उसके बाद महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का एक पाप बोला है। महात्मा गांधी ने बोला कि अस्पृश्यता एक पाप है, छुआछूत एक पाप है। भारतीय समाज में लंबे समय से अस्पृश्यता चली आ रही है। जैसे जाति के आधार पर अस्पृश्यता होती है कि आप चमार हैं, आप भूमिहार हैं, आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप पासवान हैं, ऐसी जातियों के आधार पर भेदभाव यानी अस्पृश्यता चलते रहता है। उसके बाद धर्म के आधार पर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, धर्म के आधार पर भी अस्पृश्यता होती है। लिंग के आधार पर आप लड़के हैं, लड़की हैं, या मतलब जो भी हैं, इसके आधार पर भी समाज में अस्पृश्यता यानी छुआछूत देखने को मिल रही है। उसके बाद अनुच्छेद 17 के 2 प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 17 के 2 प्रावधान, पहला माना, दूसरा करने पर दंड। अगर आप मान रहे हैं तो भी दंड इसका प्रावधान किया गया, अगर करते हैं तो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान आपको राज्य करेगा, पनिशमेंट देगा आपको। उसके बाद राज्य अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया है। मतलब आप अस्पृश्यता यानी छुआछूत करते हैं, छुआछूत का अपराध अधिनियम लाया 1955 में। इस अधिनियम में था क्या, हम समझते हैं, इसको डिटेल्स में समझते हैं 1955 के अधिनियम को। तो इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने सिविल अधिकार के आरक्षण का अधिनियम 1976 बनाया और SC/ST को अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 में संशोधन किया 18-19 में। 1989 में जो था उसका जो नियम बना था उसका संशोधन 18-19 में करके इसको और जटिल बनाया गया। इस प्रकार हमारे संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करता है। जैसे राज्य सेना शिक्षा को छोड़कर किसी भी उपाधि नहीं देगा। जैसे DR डॉक्टर ऐसा होता है, DR किसको मिलता है, D बड़ा R और DR छोटा। मतलब आप समझते हैं उपाधियों का अंत। जैसे राज्य किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं देगा। उपाधि मतलब जैसे लगाता था पहले थी जय सिंह मलखान, ये मतलब बहुत तरह तरह की उपाधियाँ लगती थी, सरहिंद, खन्ना, खलनायक, ऐसी उपाधियों को अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में ऐसे आपको उपाधि लगाने का अधिकार नहीं है, राज्य इसको अंत कर दिया गया। और राज्य में जो सेना और शिक्षा के अधिकार को छोड़कर आप सेना में हैं तो आपको उपाधि दिया जाएगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको उपाधि दिया जाएगा। स्वतंत्रता से पहले जैसे राय, वीर बहादुर, राजा, नाइटहुड, लॉर्ड, सर आदि को उपाधि दी जाती थी। ऐसे सब उपाधियों को सरकार ने बैन कर दिया कि ऐसा कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आया अनुच्छेद 18(1). अनुच्छेद 18(1) में क्या है, राज्य सेना या शिक्षा को सिवाय किसी को भी उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। ये 18(1) में प्रदान किया गया। 18(2) में राज्य यानी कि भारत कोई भी नागरिक को विदेश से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब भारत के नागरिक अगर कोई विदेश से चाहता है, विदेश के कोई भी मतलब जैसे कि अगर हम कोई भी लोग हैं भारत में, जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ साहब हैं, अगर विदेश के लोग चाहें कि हम योगी आदित्यनाथ को कोई उपाधि दे तो ऐसा राज्य नहीं करने देगा, कोई उपाधि नहीं देने देगा। इसके बाद आया अनुच्छेद 18 सब क्लोज 3। 18 सब क्लोज 3 में क्या है कि कोई विदेशी जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो और राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि धारण नहीं करेगा।
अगर मतलब कोई भी विदेशी जो राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना उसे कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही उपाधि धारण करेगा। उसके बाद आया अनुच्छेद 18 सबको 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो राज्य के अधीन लाभ का पद धारण कर सकता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना भेंट उपलब्धियां स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कोई व्यक्ति भारतीय हो और विदेशी राज्य से उसका लाभ या गिफ्ट मिलता है या कुछ भी विदेश सरकार चाहती है कि हम भारत को दें, मतलब भारत को के लोगों को उपाधियां दें या पैसा दें या कुछ भी दे, तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति से वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर ना कहेंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा, अगर राष्ट्रपति हाँ कहती है तभी दिया जाएगा। इसमें इसमें कुछ नोट पॉइंट है। भारत में उपाधियां का अंत सी गोपालाचारी ने किया था, मतलब सी गोपालाचारी साहब ने भारत में उपाधियों का अंत की बात की थी और कर भी दिए थे। उसके बाद आया पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे, परंतु पद्म पुरस्कार को उपाधि के अंतर्गत नहीं रखा गया, पद्म पुरस्कार उपाधि के अंतर्गत नहीं माना। अब यहाँ पर समानता का अधिकार खत्म हुआ। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था, तो अनुच्छेद 14 से 18 समाप्त हुआ। हम फुल डिटेल्स में अनुच्छेद 14 से 18 तक हम समझे। उसके बाद अगले एपिसोड में यानी कि भाग 2 में हम मौलिक अधिकार को स्वतंत्रता से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 32 तक के हम बात करेंगे। क्या आखिर अनुच्छेद स्वतंत्रता से लेकर अनुच्छेद 32 तक यानी कि रीड तक हम बात करेंगे। और 14 से 18 ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने के कारण अभी यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।